सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डाइजेशन इन स्टोमिक। डाइजेशन इन स्टोमिक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से स्टोमिक में डाइजेशन होती है। इसके लिए हम थोड़ा सा इस वीडियो पर वो रखते हैं। आप देखें कि ये इस वीडियो में जो आपके पास टाइटल स्लाइड में ये बोलस मौजूद है, ये टॉप पर, ठीक है, सेमी सॉलिड स्लाइमी सा मटेरियल होता है। ये जैसे ही बोलस पहुंचता है, ये होता है स्टोमिक का पहला रीजन जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। यहाँ पर एक रिंग का मसल है ना, इसको दबा के रखा हुआ है इसने, ठीक है, क्योंकि बंद हो गई है ओपनिंग, ये वाली ओपनिंग बंद हो गई है क्योंकि यहाँ से बोलस आगे गुजर चुका है। तो जैसे ही बोलस आगे गुजर चुका होता है, लुकमा आगे गुजर चुका होता है, तो ये स्फिंक्टर क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बैक फ्लो ऑफ फूड वापस फूड को या स्टोमिक के अंदर जो भी चीज है, एसिड है, ये सब को वापस पीछे नहीं आने देता। सही हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बोलस फिर आएगा, ये वो ओपन हुआ, रिलैक्स हो रहा है, वापस बोलस उसके अंदर चला गया, फिर बोलस आया उसके अंदर चला गया, ठीक है। जैसे ही वो उसके अंदर बोलस जा रहा है, तो ये आप देखें कि इस स्टोमिक के अंदर ये डिफरेंट फ्लूइड है, सिक्रेशन शुरू हो जाती है बहुत सी, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ये सारी सिक्रेशन, HCl, एंजाइम, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो स्टोमिक के अंदर मूवमेंट होती रहती है, जो अभी आपने मूवमेंट देखी है, स्टोमिक अप एंड डाउन कर रहा है, ये मूवमेंट स्टोमिक की चर्निंग मूवमेंट इनको कहते हैं, स्टोमिक के अंदर चलती रहती हैं। इनकी मदद से जो होता है ना, खुराक के अंदर ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन मिक्सअप होती रहती है। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन जब इसके अंदर मिक्सअप होती रहती है, तो खुराक के अंदर थॉरोली मिक्सिंग हो जाती है, पेप्सिन ऐड हो जाती है, और पेप्सिन प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करती है। तो ये एक मैन इसकी समरी है। जैसे ही खुराक पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगी, तो वो एक सेमी वाटरी सा फ्लूइड बन जाता है, जिसको कायम कहेंगे, CHYME, ठीक है। तो सो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि राइट अ नोट ऑन डाइजेशन स्टोमिक। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, अगर एक्सटेंसिव क्वेश्चन आता है तो आपने स्टोमिक का इंट्रोडक्शन बताना है। इट इज एन इलास्टिक मस्कुलर बैग। इलास्टिक लचकदार होता है, मस्कुलर में मसल का बना होता है, बैग में थैला होता है, दैट स्टोर फूड फ्रॉम मील्स। जो हम खुराक खाते हैं उसमें से खुराक को क्या कर लेता है, स्टोर कर देता है फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, मेकिंग डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल। यही स्टोमिक का मेन फंक्शन था और इसकी एवोल्यूशन की रीजन भी यही थी, जस्ट टू स्टोर फूड एंड मेक डिसकंटिन्यूअस फीडिंग पॉसिबल। सही, वरना कंटिन्यूस चलाती, वरना फिर हमें लगातार फीडिंग करनी पड़ती। जैसे कुछ फिश होती हैं जिनमें स्टोमिक नहीं है, जैसे साइक्लोस्टोमेटा, प्रिमिटिव फिशेज में स्टोमिक नहीं होता, तो उनमें कंटिन्यूस फीडर होती हैं। नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन याद रखना कि हमारी बॉडी के अंदर एक ही बड़ी कैविटी है, पूरी बॉडी में एक ही कैविटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी या सिलोम। ये पूरी क्या हमारी सिलोम है, ठीक है। अब ये जो सिलोम होती है, होल बॉडी कैविटी जो हमारी है, जिसके अंदर सारे ऑर्गन मौजूद है, इसको क्या कहेंगे, सिलोम। इसकी दो पार्टीशन होती हैं, इसकी पार्टीशन बना दी जाती है, सिलोम की पार्टीशन कर दी जाती है। अब जो सिलोम की जो पार्टीशन है वो कैसे होगी, ये सेंटर में एक पर्दा लगा दिया जाता है, इस पर्दे को कहते हैं हम डायाफ्राम। ओके बेटा, इससे ऊपर जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी, और जो नीचे होती है इसको क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। सही है, सही है। हर कैविटी में मजीद छोटी छोटी कैविटी होती है। चेस्ट कैविटी में बहुत सी कैविटी हैं, प्लूरल कैविटी होती है जिसके में लंग्स इनक्लोज होते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसमें हार्ट को इनक्लोज किया जाता है। तो मेन बॉडी कैविटी इस पूरी को सिलोम ही कहेंगे। सिलोम बॉडी कैविटी दो डिवीजन हो जाती है, इसकी मेन बड़ी डिवीजन, एक चेस्ट और दूसरी एब्डोमेन। दोनों के दरमियान पार्टीशन कौन करता है, डायाफ्राम, जो लंग्स के नीचे होता है। क्लियर। तो डायाफ्राम ये आपको यहाँ पर इस डायग्राम में ये नजर आ रहा है, ये दिस वन इज द डायाफ्राम। अरे हाँ, सही सही। तो हमेशा आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन है वो किस में होंगे, एब्डोमिनल कैविटी में होंगे ज्यादातर, सिवाय एसोफेगस के जो चेस्ट कैविटी में भी होती है या माउथ कैविटी, ठीक है। तो स्टोमिक हमेशा प्रेजेंट होगा कौन सी कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी की ये जो साइड होती है इसको कहते हैं राइट साइड, और दूसरी साइड क्या होती है, लेफ्ट साइड।
तो स्टोमिक हमेशा किस साइड पर होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, अच्छा जस्ट बिलो द डायाफ्राम, बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे। सही है। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड पर क्यों? राइट साइड पर लीवर होता है, तो ठीक है, राइट साइड पर लीवर होता है। अच्छा ठीक ठीक है। है, तो राइट साइड पर लीवर आने की वजह से, इसी वजह से बाल का किडनी, राइट किडनी की पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। ओह अच्छा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फंक्शन ऑफ स्टोमिक, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये इस तरह से चार्ली डेल्टा, ये ऑप्शन बनाकर आपसे डेल्टा ऑल ऑफ दीज लिख सकता है, बोथ ऑफ दीज लिख सकता है, एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है मेन फंक्शन, जब भी पेपर में आ जाएगा, मेन या प्राइमरी फंक्शन का मतलब एक ही होता है, मेन या प्राइमरी फंक्शन। वो हमेशा क्या होगा? स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टिबल फूड, ऐसी खुराक को स्टोर करना है जो डाइजेस्ट आने के काबिल होती है। ओके ओके समझ गया। क्लियर? सो यहाँ पर वर्ड अगर मैं डाइजेस्टिबल को इनडाइजेस्टिबल कर दूं तो वो एनएस रेक्टम स्टोर। सॉरी रेक्टम रेक्टम रेक्टम। ठीक है, तो ये छोटे से कंसेप्ट से आंसर बदल जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू एंट्री टेस्ट। जब आप एंट्री टेस्ट में अपीयर होंगे तो इस तरह के छोटे कंसेप्ट जो होते हैं वो पूरे एमसीक्यूज को बदल देते हैं। दूसरा इसका फंक्शन होता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कंप्लीट डाइजेशन किसी की भी नहीं करता। तीसरा फंक्शन होता है डिसइंफेक्शन ऑफ फूड, चूंकि HCl पैदा होता है स्टोमिक में और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तकरीबन हर चीज को वो डिसॉल्व कर लेता है, 2pH होती है, स्ट्रॉन्ग। सही है। फिर एक इसका एंडोक्राइन फंक्शन है, मीन हार्मोन पैदा करने से रिलेटेड जो फंक्शन होता है इसको एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। तो एक हार्मोन गैस्ट्रिन भी पैदा करता है। अच्छा अच्छा सही से क्या फंक्शन होता है? ये गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक जूस पैदा करवाती है, एक हार्मोन है, प्रोटीन फूड के नतीजे में ये पैदा होती है और यही स्टोमिक को स्टिमुलेट करती है कि गैस्ट्रिक जूस पैदा करो। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जी सेल होते हैं इसके ना, गैस्ट्रिन सेल होते हैं, जी सेल, एंडोक्राइन सेल होते हैं, वो टच में आते हैं प्रोटीन फूड के। जैसे ही उनको स्टिमुलस मिलता है तो वो फिर जाकर ब्लड में गैस्ट्रिन सिक्रीट करते हैं और गैस्ट्रिन ब्लड से होती हुई वापस गैस्ट्रिक ग्लैंड तक आती है, बाकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वहां से गैस्ट्रिक जूस पैदा करवाती है। सो जब भी आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ स्टोमिक, तो ऑल ऑफ दीज आर फंक्शन, सारे क्या है? फंक्शन। बट मेन फंक्शन जब भी आएगा ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन हो भी तो आपने पहला स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टिबल फूड। अब हम देखते हैं कि फूड कैसे इंटर होगी स्टोमिक के अंदर। तो नेक्स्ट मैंने हेडिंग बना दी एंट्री ऑफ फूड इनटू स्टोमिक। सो इससे पहले कौन सी एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट था? एसोफेगस। एसोफेगस। इट्स मीन के स्टोमिक रिसीव फूड फ्रॉम एसोफेगस। एसोफेगस बिल्कुल। इसमें होगा क्या? इसके अंदर होगा बोलस। बोलस होगा। तो जैसे ही बोलस यहाँ पर पहुंचता है, इस रीजन को कहते हैं कार्डियक। यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है एसोफेगस और स्टोमिक के दरमियान, इसको क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। ओके सर। ठीक है, तो जैसे ही बोलस कार्डियक स्फिंक्टर के साथ टच करता है ना, तो वो कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ठीक है, वो कार्डियक स्फिंक्टर क्या हो जाता है? वो ओपन हो जाता है। सो जैसे ही यहाँ पर तो वो कार्डियक स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? वो रिलैक्स होगा, ओपन हो जाएगा, तो स्टोमिक किस में एंटर हो जाएगी? सॉरी, फूड किस में एंटर हो जाएगी? स्टोमिक में। तो ये है एंट्री ऑफ फूड के एट द जंक्शन ऑफ एसोफेगस एंड स्टोमिक। यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमिक टू एसोफेगस। स्टोमिक से एसोफेगस में तो कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, ये स्पेशल रिंग ऑफ मसल होते हैं जिनको स्फिंक्टर कहते हैं, कार्डियक चूंकि कार्डियक रीजन में होते हैं। सो व्हेन द स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट द एंट्रेंस ऑफ स्टोमिक क्लोजेस, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे जिसे देखेंगे ये अभी रिलैक्स हालत में है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एंट्रेंस ऑफ फूड क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, अब फूड इंटर नहीं होगी। Thus prevent the content of stomach from moving back into the esophagus. खुराक वापस एसोफेगस में कभी नहीं आएगी, बेशक आप उल्टे हो जाए। सही सर।
इट ओपन, कब ओपन होगी? व्हेन वेव ऑफ पेरिस्टाल्टिस कमिंग डाउन द एसोफेगस रीच इट, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब यहाँ तक पहुंचेगी ना, वही बोलस को धक्का दे के ला रही है, तो जब वो पहुंचेगी तो ये ओपन होगी। सही हो गया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमिक। कुछ बोर्ड में इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बट मैं आपके लिए कर लेता हूं कि अगर फेडरल बोर्ड चूंकि थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल की तरफ जाता है, तो वो फिर इस तरह की चीजों को लाइक करता है कि आपको सारी चीजों का पता हो। बेटा स्टोमिक सही। का ये रीजन जो होता है ना, आप पहला रीजन जो अपवर्ड जो एक रेज्ड पार्ट होता है, उभरा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं जी सर। फंडस। अच्छा। ठीक है, तो स्टोमिक का अपर पार्ट जो होता है, जो एक तरफ से अपवर्ड या रेज्ड पार्ट एट स्टार्ट ऑफ द स्टोमिक, प्रॉक्सिमल, इसको प्रॉक्सिमल रीजन कहते हैं, प्रॉक्सिमल स्टार्टिंग रीजन, इसको क्या कहते हैं? फंडस। ओके सर। ये रीजन जहां पर कार्डिक स्फिंक्टर होता है, इसको कहते हैं कार्डिया। इस रीजन को क्या कहते हैं? कार्डिया। कार्डिया। नियर टू हार्ट आने को जैसे इसको कार्डिया कह सकते हैं। कार्डियक वर्ड दिल से रिलेटेड होता है, तो चूंकि दिल के इसके ऊपर टॉप पर दिल ही मौजूद होता है, तो इसकी वजह से इसको कार्डिया कह सकते हैं। ओके सर। बाकी जो ये जितना भी ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, देखा ना, एक तो अपवर्ड पार्ट था जो ऊपर की तरफ उठा हुआ, एक नीचे की तरफ पार्ट इधर होगा, इसको कहते हैं एंट्रम रीजन। अच्छा। ठीक है, और ये रीजन जो इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा था, इसको पाइलोरिक, पाइलोरिक का मतलब था टर्न, तो यहाँ से एक्चुअली एक टर्न निकलेगा, इंटेस्टाइन निकलेगी, इसलिए इसको कहते हैं पाइलोरिक रीजन। और यहाँ पर जो स्फिंक्टर होगा, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे। अच्छा अच्छा, पाइलोरिक टर्न होता है। जी, पाइलोरिक हाईली टर्न पार्ट को कहते हैं इंटेस्टाइन के लिए। तो चूंकि ये पार्ट इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट है, इसलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर इसको कहते, इसको रीजन को पाइलोरिक रीजन, और यहाँ पर जो स्फिंक्टर होगा, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहेंगे। सही हो गया। इसके अलावा स्टोमिक की ये बाकी जितना भी पार्ट है, ये पूरा पार्ट, होल पार्ट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ स्टोमिक। स्टोमिक की पूरी बॉडी इसको। तो स्टोमिक के जो पार्ट हो गए, एक सबसे पहला प्रॉक्सिमल जो एंड था नियर हार्ट, उसको कार्डियक रीजन, जो टर्मिनल एंड था उसको पाइलोरिक रीजन, प्रॉक्सिमल रीजन के बिल्कुल। पास जो अपवर्ड रीजन था, अब एक उभरा हुआ हिस्सा, उसको फंडस, और बस जो बिल्कुल। पाइलोरिक रीजन के पास एक उभरा हुआ हिस्सा है बाहर की तरफ, इसको नीचे की तरफ, इसको एंट्रम या पाइलोरिक एंट्रम भी इसको कहते हैं। और इन दोनों के दरमियान जो पूरी बॉडी है फंगस, इसको हम कहेंगे बॉडी ऑफ फंगस। ओके सर। क्लियर? सर हमारी बुक में भी लिखा हुआ है अपना, हल्की ज्यादा है हमारी बुक में, ये क्या कहते हैं लेबलिंग, उसमें लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर, वो आगे हम ऑब्लिक देखते मसल हैं, लेयर, अभी तो हम सब। उसकी वाल पर आई कोई नहीं है ना, ये तो स्टोमिक स्ट्रक्चर है। स्टोमिक की वाल अच्छा ये अच्छा है, अच्छा ये अच्छा। इतना सा पार्ट है, ये वाल है स्टोमिक की। स्टोमिक की वाल होती है, इसके अंदर ये ल्यूमन होता है, ये अंदर अच्छा खाली अच्छा। जगह, एम्प्टी स्पेस। इस स्टोमिक के अंदर बहुत से फोल्ड्स होते हैं, इनको रुगाई कहते हैं। रुक गए। ये नजर आते हैं ना, बाकी उजरी खाते हैं तो उसमें देखा ना, बहुत से ये फोल्ड फोल्ड से बने होते हाँ हैं, हाँ इनको हाँ। कहते हैं रुगाई। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। ओके। अब हम आते हैं स्टोमिक की वाल, एक दीवार की बात करें हम, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमिक वाल हो रहा है, एक दीवार उसकी कैसी है। तो स्टोमिक अच्छा। वाल के पास वही तीन लेयर हैं जो आपने गट में पढ़ी थी। अच्छा अच्छा, वही वाली, हाँ समझ सबसे गया। आउटर मोस्ट सिरोजा, जरा हाँ। उससे इनसाइड क्या होगी सिरोजा के बाद सब सिरोजा लेयर नहीं होती है, लेकिन उसको वैसे ही इसने बनाया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मसल लेयर। बिल्कुल। आउटर मोस्ट सिरोजा ये कनेक्टिव टिश्यू की मस्कुलर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जो एक्चुअली इसको एब्डोमिनल वॉल के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करती है, या इसको मिडल लेयर के साथ कनेक्ट करती है। कनेक्टिव टिश्यू पर होती है सिरोजा। फिर मसल लेयर होती है, मसल में स्टोमिक में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, बाकी मेन वही लेयर होंगी, सर्कुलर स्मूथ मसल और लॉन्गिट्यूड, थोड़ी सी एक्स्ट्रा, वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। उसके नीचे सब Okay. म्यूकोजा, और जो इनर मोस्ट फंक्शनल लेयर होगी, इनर मोस्ट वो म्यूकोजा होगी। ये सही है। म्यूकोजा में आपको ये नजर आ रही है सारी की सारी, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जी सर। इनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इनको आगे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो सारी मेन अच्छा। फंक्शनल लेयर क्या होती है? म्यूकोजा होती है, सबसे ज्यादा ये थिक होती है। अच्छा, मेन फंक्शन लेयर है। जी जी, मेन फंक्शनल लेयर क्या होती है? जो सारे फंक्शन स्टोमिक करती है, वो म्यूकोजा आती है। अब देखें ब्लड वेसल किसमें है? सब म्यूकोजा में। ये ब्लड वेसल पेनिट्रेट करती है।
ब्लड वेसल है। ये वेन है, ये आर्टरी है। बिल्कुल। ये टॉप पर देखें, ये आपको स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली म्यूकस होता है जो स्टोमिक को डाइजेशन से बचाता है। ये टॉप पर म्यूकोजा अच्छा लेयर ही हाँ। म्यूकस खारिज करती है ताकि स्टोमिक को डाइजेस्ट ना, क्योंकि बकरे की उजरी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन अपनी उजरी क्यों डाइजेस्ट नहीं होती है? क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस चढ़ी होती है। ठीक है अच्छा सर, ये रुगाई नहीं है? जी जी। ये रुगाई नहीं है ये ऊपर वाली? सारी अप एंड डाउन रुगाई होती है, इन्हीं रुगाई के ऊपर म्यूकस की लेयर चढ़ाई होती है। अच्छा सही कोई है चीज सही नंगी नहीं है। छोड़नी, उसके ऊपर म्यूकस मस्ट चढ़ाई होती है, पूरी आपकी गट में ओके म्यूकस मस्ट होती है। ये थोड़ी सी ओके। डिटेल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रा किया। अगर यहाँ से मैं आपको बहुत सी चीजें एक्सप्लेन करवा दूंगा अगर लेबलिंग आ जाए। बेटा ये सारा जो अपर पार्ट बिल्कुल आपको बिखरा हुआ नजर आएगा, ये सारा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें जी सर। ब्लड वेसल्स से ऊपर वाला पार्ट, इसको कहते हैं म्यूकोजा, इनर मोस्ट लेयर होती है। इसकी लेबलिंग जब भी आ जाए, से फॉर एग्जांपल एक्स, तो म्यूकोजा होगी। ओके जिसमें ब्लड वेसल पड़ी हुई है ना, वो क्या होगी? सब म्यूकोसा, वाई इसको कहते हैं सब म्यूकोसा, म्यूकोसा से नीचे वाली। ओके सर। ये जो थिक लेयर आपको नजर आएगी ना, ये मसल्स की होती है, मस्कुलरस होती है। और सही है। सबसे आउटर मोस्ट जो आपको नजर आएगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मस्कुलरस, ये सबसे छोटी सी बिल्कुल एंड पर, जिसमें ये डॉट, ब्लू ब्लू डॉट बने हुए, चर्बी होती है ये, तो इसको कहते हैं सिरोजा आउटर मोस्ट। ओके सर। क्लियर हो गया लेबलिंग? अब यहाँ पर बिल्कुल। थोड़ा गौर करना कि आपको मसल में 3 लेयर नजर आ रही है। मसल में कितनी लेयर नजर आ रही है? एक ये थोड़ा सा गौर करना मेरे पॉइंटर पर, हाँ, हाँ। 1 जी सर। 2 3। जी सर। ये तीसरी लेयर स्टोमिक में एक्सटर्नल इजाफी होती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये बाकी किसी गट के पार्ट में नहीं होती है। तीसरी लेयर। हाँ जी, तीसरी लेयर एक्स्ट्रा आ गई है यहाँ पर। ये क्या बला है इसको अच्छा देखते हैं। बेटा ये आपको नजर आ रही है पहली जिसको मैंने लेबल किया, ये लंबे लंबे सेल है ना मछली की तरह। जी सर। बेटा इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। इसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। अच्छा, सही है। नीचे इसके ऊपर देखें ना, ये सर्कल की तरह है ना, बिल्कुल सर। तो जो सर्कल की तरह होंगे उनको क्या कहेंगे? सर्कुलर स्मूथ मसल्स। ये क्या? सही। और ये जो एक खास एंगल पर होते हैं ना, ये लॉन्गिट्यूडनल, इनको कहते हैं ओब्लीक मसल। ओब्लीक, टेढ़े। जी, QUE ओब्लीक। क्लियर? सो ये सही है सर्कुलर सर। हो गए, पब्लिक सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। हाँ। और ये क्या हो गए? नीचे लॉन्गिट्यूडनल। का। ये दोनों स्मूथ होते हैं। ओके। ओब्लीक एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल होते हैं। ठीक है, ये भी मसल की एक मखसूस टाइप है स्मूथ मसल की, जिनको ओब्लीक मसल कहेंगे। ओके सर। अब अगर मैं देखूं तो सबसे आउटर मोस्ट कौन से बने? लॉन्गिट्यूडनल। सर सर। हाँ ओ सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल। ये है ना आउटर मोस्ट सिरोजा है ना, सिरोजा के नीचे क्या है? आउटर मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। मिडल क्या है? सर्कुलर। और इनर मोस्ट क्या है? ओब्लीक। जी सर। बेटा अगर ओब्लीक को मैं इनर मोस्ट हटा दूं, ये हूं ना, तो फिर इनर मोस्ट कहां से बनेंगे? सर्कुलर। बिल्कुल। तो इसलिए बाज बुक्स में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, उसने स्टोमी की वाल के अंदर ओब्लीक डिस्कस ही नहीं किए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही तो है। उसने लिखा हुआ है कि स्टोमिक वाल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, आउटर मोस्ट सिरोजा, मिडल मस्कुलरस और इनर मोस्ट म्यूकोजा। क्लियर? सब म्यूकोजा को भी वो डिस्कस नहीं करती पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। अच्छा अच्छा, सही है। वैसे ही 4 लेयर हैं, ठीक है, वैसे ही 4 लेयर हैं, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 3 को डिस्कस करती है। फिर मसल के हमारे में 4 है। हाँ, आपकी बुक में फेडरल में 4 ही होंगे, बाकी तमाम में 4 ही हैं, सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये 3 डिस्कस हुई हैं। तो मोर जो लेयर्स ओके है सर। वो 4 ही हैं। आपको जब भी पूछा जाएगा 4 लेयर ही बतानी है। हाँ, 4 का ऑप्शन नहीं है तो फिर मोस्ट प्रोबेबल 3 होगा। ठीक है, सो मसल लेयर मजीद कितनी लेयर्स हैं? मसल्स एक थिक लेयर होती है और ये मजीद 3 लेयर पर मुश्तमिल है। मस्कुलरस की बात कर रहे हैं आउटर ना? लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल और इनर सर्कुलर। बिल्कुल। उसके अंदर ऑब्लिक। उसके इनर मोस्ट क्या होंगे? ओब्लीक। बिल्कुल अब सही है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ओब्लीक को डिस्कस नहीं करता,
तो इस मीन के उसके मुताबिक लॉन्गिट्यूडनल आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट क्या होगे, सर्कुलर होगी। सर्कुलर। ये टर्म पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखी होती है और अक्सर टीचर भी इसको गलत कहते हैं, ये बात ही गलत लिखी हुई है। एक्चुअली ओब्लिक को अगर कंसीडर ना करें तो इनर मोस्ट सर्कुलर ही बनते हैं, वो बात ठीक है। ठीक है, क्योंकि पूरी गट में ऐसा ही है, पूरी गट में ओब्लिक नहीं है, ओब्लिक सिर्फ स्टोमिक के पास है। स्टमक के पास है, बिल्कुल। क्योंकि ये एक खास मूवमेंट करवाते हैं जिनको हम कहते हैं चर्निंग मूवमेंट। स्टोमिक मूवमेंट है, ये सिर्फ स्टोमिक में होती है। चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टोमिक, स्टोमिक हमेशा मूव करता रहता है। तो चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टोमिक आर बिकॉज ऑफ विच मसल, ओब्लिक मसल। तो ये याद रखो। सो यही चीजें आगे आपने लिखनी कैसे हैं, आपने लिखना है स्टोमिक वाल। तो सर ये अगर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो ये पूरा डायग्राम आना होगा। जी डायग्राम बनानी पड़ेगी आपको। ओ तेरी, अच्छा The सही। stomach wall is composed of three principal layers. Outer layer connective tissue, middle layer smooth muscle. This layer consists of outer longitudinal, middle circular muscles or inner oblique muscles and inner layer mucosa of connective tissue. चूंकि वो सब mucosa को डिस्कस नहीं करता तो आप सब mucosa का भी डिस्कस कर सकते हैं। These muscle layer help in churning and mixing of the food with stomach secretion. तो movement of gut हमेशा मसल को जैसे होंगी। ओके। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है गैस्ट्रिक ग्लैंड की। जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टोमिक होती है ना, इनर मोस्ट लेयर वो कंटेन सम ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक ग्लैंड होती हैं, दीज आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। अच्छा, वो जो अभी दिखाया था आपने। हाँ जी जी। अब आपने गैस्ट्रिक ग्लैंड की हेडिंग देनी है, जो प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था, ये वाली टॉप पर है जी। ये सारी की सारी जो टॉप पर है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं ये ट्यूबुलर होती है, इनकी डायग्राम भी आपने ऐसे ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ट्यूब लाइक ऐसे लेके जाना है, ऐसे बिल्कुल ये फिर नीचे ऐसे ऐसे ट्यूब लाइक ड्रॉ करनी है। ठीक है, गैस्ट्रिक स्टोमिक की टॉप सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे डिप्रेशन होती है, डिप्रेशन को कहते हैं पिट्स, गड़े। क्योंकि स्टोमिक से रिलेटेड वर्ड गैस्ट्रिन यूज होती है तो गैस्ट्रिक पिट्स इनको कहेंगे। तो ये ट्यूबुलर ग्लैंड इन गैस्ट्रिक पिट्स में मौजूद होती है। अच्छा सही है। अब जो अगर हम इन गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो इसमें तीन तरह के सेल बनाते हैं मिलकर गैस्ट्रिक ग्लैंड। बिल्कुल टॉप पर आपको ये सबसे अबंडेंट सेल होते हैं म्यूकस सेल। सही है। उसके बाद ये जो आपको येलो येलो बहुत कम सेल नजर आते हैं ना, इनको कहते हैं पाराइटल सेल। ट्रायंगुलर सेल होती हैं, सेंटर में न्यूक्लियस है, इनको कहते हैं पाराइटल सेल। ये HCl पैदा करते हैं, इनको पाराइटल या एक्सोंटिक भी कहते हैं, HCl पैदा करते हैं। ठीक है जी। और जो बाकी सेल है ना, ये जो ऑरेंज कलर के ये आपको फ्लैट सेल है, इनको कहते हैं चीफ सेल। ये पेप्सिनोजिन खारिज करते हैं। बैठे भी ये कर रहे थे। तो म्यूकस सेल सबसे ज्यादा होते हैं। मोस्ट अबंडेंट सेल कौन से होंगे? म्यूकस सेल। मोस्ट अबंडेंट सेल और म्यूकस सेल, और दे आर प्रोड्यूस बाय म्यूकस नेक सेल भी इनको कहते हैं या म्यूकस सेल भी कहते हैं। ठीक है, स्टोमिक में सबसे ज्यादा सेल यही होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? म्यूकस पैदा करना। और म्यूकस क्यों पैदा करते हैं? ताकि स्टोमिक को डाइजेशन से। म्यूकस के दो बड़े फंक्शन हैं पूरी हमारी गट के अंदर। पूरी गट के अंदर जो म्यूकस के दो फंक्शन होते हैं। एक प्राइमरी फंक्शन है प्रिवेंट द वॉल ऑफ गट टू फ्रॉम डाइजेशन, इसको प्रिवेंट करना। और दूसरा फंक्शन होता है खुराक की स्मूथ मूवमेंट, फ्रिक्शन फ्री बनाना। स्टोमिक में तो वो है ना कि लेयर को बचाना है स्टमक की HCl की डाइजेशन से। जी जी। तो स्टोमिक में ये जो म्यूकस पैदा होता है, ये म्यूकस सेल से पैदा होता है। बाकी गट में होते हैं गोपलेट सेल, वो पैदा करते हैं गोपलेट सेल। ये एंट्री टेस्ट में 2 बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भरी होती है इन गोपलेट सेल से जो म्यूकस पैदा करते हैं। लेकिन स्टोमिक में इनका नाम म्यूकस सेल ही कहते हैं, उनको म्यूकस नेक सेल या म्यूकस सेल कहेंगे, गोपलेट नहीं कहेंगे। इनकी थोड़ी सी शेप चेंज होती है। ठीक है। सो पाराइटल सेल ये येलो कलर के, आप देखें कि उनमें से किसी एक सेगमेंट को, छोटे से सेगमेंट को, ये एंड वाला डायग्राम पर नोट करना, ये एंड वाला जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके इसकी डायग्राम बनाई गई है। ये एक सेल पीले वाला, ये दूसरा और ये तीसरा।
जो मेरे ख्याल में 2017 वाला टेस्ट था या 2016 वाला टेस्ट, वहाँ पर मैं एंट्री टेस्ट की क्लास ले रहा था, तो ये डायग्राम बच्चों को मैंने ऐसे ही बनवाई थी और मैंने वो टेस्ट कैंसिल भी हो गया था, नया उसमें कुछ इशू आए थे तो रिकंडक्ट हुआ था। तो वहां पर जब डायग्राम ही मैंने बनाई तो बच्चों को बनाकर मैंने बताया बेटा क्वेश्चन पूछने का एक स्टाइल ये है कि आपको एक ऐसी डायग्राम आ सकती है, उस डायग्राम में ये ऐसे सेल बने होंगे और इस सेल के बाद आपको लेबलिंग पूछी जाएगी। तो याद रखना जो बड़े ट्रायंगुलर सेल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक्सोंटिक सेल होंगे। जो इसके अलावा सेल होंगे इस यू शेप डायग्राम में वो क्या होंगे, चीफ सेल होंगे। अच्छा अच्छा, तो सही हो गया, तो सही हो गया। बड़े ट्रायंगुलर सेल को उसने एक्स कह दिया था और जो फ्लैट सेल थे उनको क्या कह दिया, वाई। तो उसने यही क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब एक्स एंड वाई। उसी साल ये पेपर में आ गया था। तो बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जो आपकी समझ से रिलेटेड, अगर आपने समझी हुई है चीज तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर हमारी बुक में जो है ना ये सेम डायग्राम हुआ है, और इसमें जो है ना अलग से भी आपने जो बना हुआ है निकाल के वो जी भी जी बना हुआ है, लेकिन उसमें ये हुआ है कि ना 3 नहीं बने हुए, उसमें 2 नीचे बने हुए और 2 ऊपर बने हुए दोनों के एंड पर। जी जी, आप बिल्कुल यही बना देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इसको आप बिल्कुल कॉपी कर लेना। फिर ये जो चलिए ठीक है, ठीक है, पार्टल सही सेल है। है ये एचसीएल पैदा करती हैं और चीफ सेल पेप्सिनोजिन पैदा करते हैं। क्लियर। अब एक पते की बात आपको बता दूं कि बेटा जितनी भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ना गट के अंदर वो जिन हालत में पैदा होती हैं। पेप्सिनोजिन, ट्रेप्सिनोजिन, काइमोट्रेप्सिनोजिन। अच्छा, इनकी सही है। एक्टिव हालत हमेशा सिन होगी। हम्म, पेप्सिन, ये पेप्सिनोजिन से पेप्सिन, हाँ यानी हाँ जिन उतार देना, हाँ, हमने एक इनका जिन उतार देना, जिन उतार दिया तो एक्टिव होगी। हाँ, सही है। इनएक्टिव इनएक्टिव अगर कहते हैं ठीक है। एंजाइम होगा। पेप्सिनोजिन, काइमोट्रेप्सिनोजिन और ट्रिप्सिनोजिन, सारी प्रोटीन जिनके आगे ये जिन लगा होता है ना, ये एंजाइम, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होती है और इनएक्टिव फॉर्म होती है। इनकी एक्टिव फॉर्म की से जिन उतार दिया जाता है, पेप्सिनोजिन से पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन से काइमोट्रिप्सिन। क्लियर। बिल्कुल, एक मिनट। सो इन सब का फंक्शन एक ही है, दे डाइजेस्ट द प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड एंड पेप्टॉन। प्रोटीन को तोड़ देती हैं पॉलीपेप्टाइड और पेप्टॉन में। सही है, सही है। फंक्शन एक ही है। इनकी एक्टिवेशन, इनका एंजाइम जो वर्किंग एंजाइम है वो डिफरेंट है। जो स्टोमिक में होगी वो हमेशा पेप्सिनोजिन होगी, वो हाईली एसिडिक मीडियम है। इसकी जो पेप्सिन की ऑप्टिमम पीएच है वो एंजाइम वाले चैप्टर में आप 2 पीएच पढ़ते हैं, 2 इसकी ऑप्टिमम पीएच। बिल्कुल। इसको एक्टिव कौन करता है, एचसीएल का काम होता है। प्राइमरी फंक्शन मैंने आपको बताया था कि एचसीएल का हमेशा क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजिन। अच्छा, एक मिनट सर, प्राइमरी फंक्शन वैसी है। जी, आगे डिस्कस होगा। अभी अभी जस्ट मैं वैसे ही इसको समझ लें, आगे डिस्कस हो रहा है नेक्स्ट स्लाइड में लिखा होगा। अच्छा अच्छा। तो एचसीएल, एचसीएल क्या करता है, पेप्सिनोजिन को एक्टिव करता है और जो पेप्सिन एक्टिव हो जाती है ना वो फिर न्यू पैदा होने वाली पेप्सिनोजिन को वो भी एक्टिव करती है। पेप्सिन भी एक्टिव अच्छा, करती है। तो सही। पेप्सिनोजिन एक्टिव होकर पेप्सिन बनी और वो पेप्सिन उठकर न्यू पैदा होने वाली पेप्सिन। सो पेप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड बाय बोथ ऑफ दीज, पेप्सिन एंड एचसीएल। एचसीएल, सही है। ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं वन बाय वन। ये सेल ज्यादा क्लियर है, आपको नजर आएंगे यहाँ से। ये डायग्राम इसलिए मैंने ऐड, बेटा ये गैस्ट्रिन ल्यूमन है, ये उसकी खाली जगह है जिसके अंदर जो बाकी चीजें मौजूद होगी, खाली जगह। ये सेल आपको नजर आएंगे बिल्कुल रेड कलर के, ये होते हैं प्राइटर सेल, सॉरी चीफ सेल। चीफ सेल दैट आर जी, कॉल्ड सिक्रीट पेप्सिनोजिन। सही है। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट सेल होते हैं, सेकंड मोस्ट अबंडेंट सेल। उसके बाद होते हैं ये सेल जिनको हम कहते हैं प्राइटल सेल या ऑक्सोंटिक सेल, इनका दूसरा नाम होता है ऑक्सोंटिक सेल। ये पैदा करते हैं एचसीएल। और बाकी आप देखें स्टोमिक भरा बिल्कुल। हुआ है, स्टोमिक ये टॉप पर जितने भी सेल होते हैं ना
ये कौन से होते हैं? म्यूकस सेल होते हैं, दे सिक्रीट म्यूकस। हाँ वो मेरे को लेयर भी ऊपर है, जी सही जी। है तो सर। अगर जैस आ जाए तो हम लोग पता कैसे चलेगा? आपने तो कलर से डिफाइन करा हुआ है, नहीं पता कैसे चलेगा आप कौन सा आपने क्या है? याद रखना कि जो एक जैसे सेल है ना, मोस्ट बर्डन टॉप पर ज्यादातर म्यूकस होते हैं, टॉप पर हाँ मेरे को जितने भी समझ। ये नहीं म्यूकस। तो यहाँ पर अगर कोई लेबलिंग है तो ज्यादातर ये म्यूकस से एक जैसे सेल है ना, सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लें, हाँ ये सारे म्यूकस होंगे। जो एक जैसे सेल है और बहुत ज्यादा है ना और टॉप पर है तो ये म्यूकस होंगे। बॉटम पर आपको दो तरह के सेल मिलेंगे, या आपको हाँ वही पेप्सिनोजेन तो। मिलेंगे या चीफ सेल मिलेंगे जिनको चीफ सेल या जाइमोजिन सेल भी बेटा कहते हैं, या प्राइटल सेल मिलेंगे। जो थोड़ी मिकदार में होंगे वो प्राइटल, ज्यादा मिकदार में क्या होंगे? चीफ सेल। नीचे वाले डायग्राम में यहाँ से नीचे थोड़ी थोड़ी मिकदार में तो वो होंगे ना अपना प्राइटल थोड़े होते हैं, प्राइडर सेल। जाइमोजिन हाँ ज्यादा होते हैं। सेकंड वो से बनल तो चीज सेल है, सही जी है। जी ठीक है। अब चीफ को ही बोलते हैं जाइमोजेनिक? जी अच्छा अच्छा जाइमोजिन, वही लिखा हुआ जाइमोजिन चीफ सेल का दूसरा नाम। अब ये आगे डिस्कस आपने लिखना कैसे है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर नोट आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड, शॉर्ट क्वेश्चन। The है। जी सर। mucosa innermost layer of stomach possess numerous हम्म। tubular gland होती है या एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन मीन ये हार्मोन पैदा नहीं करती हैं। तो these mucosa of stomach possess numerous सर tubular। एक मिनट सर, एक मिनट, जी जी एक मिनट। जी आप ओके। जी सर। So the mucosa of stomach possess numerous tubular gastric gland। जो स्टोमिक की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसके पास बहुत सी ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, या ट्यूबुलर ग्लैंड होती है जिनको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टोमिक या इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टोमिक आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाँ सर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर हम लोग जो बात कर रहे थे वो सेल्स थे, है ना? जी, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड विच आर कंपोज ऑफ थ्री काइंड ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अच्छा अच्छा गैस्ट्रिक अच्छा, ग्लैंड में समझ तीन गया। तरह के सेल होते हैं, म्यूकस सेल दैट सिक्रीट म्यूकस, प्राइटर और हाँ एक्सोटिक सेल दैट फ्रेंड। सिक्रीट एचसीएल, जाइमोजिन सेल और चीफ सेल इन्हीं को कहते हैं दे सिक्रीट पेप्सिनोजिन। शॉर्ट क्वेश्चन आपने ओके ऐसे ही ओके लिखना है। अगर डायग्राम आ जाती है तो वो पिछले वाली बना लेना जो आपको आसान लगती है। ओके। Collection of secretion of all these cell of gastric gland is collectively called gastric juice। अच्छा हाँ तो सही है। secretion of gastric gland is collectively called gastric juice। The secretion of gastric juice कब ये पैदा होगा? It is regulated by, इसको कौन कंट्रोल करेगा? स्मेल। हाँ क्या खुशबू आई है, तो आपके पेट के हाँ अंदर हाँ गैस्ट्रिक जूस पैदा होना शुरू हो जाएगा। सेंस ऑफ साइट, क्या मजे के पकोड़े लगे हैं, देख रहे होते हैं ना हाँ दूर से, तो आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशन स्टिमुलेट हो जाएंगी। एंड क्वालिटी ऑफ फूड, नो डाउट कराची बिरयानी, वाह क्या क्वालिटी है उसकी। तो ये तीन चीजें गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या करती हैं? रेगुलेट करती हैं। एमसीक्यू आ सकता है इस पर कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन आर कंट्रोल्ड बाय सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट एंड क्वालिटी ऑफ फूड। गुड, सही ये है। सारी चीजें जाकर प्रोड्यूस करवाएंगी, क्या? हार्मोन पैदा करवाती हैं। कौन सी हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन भी पैदा हो सकती है या डायरेक्ट स्टिमुलेशन भी हो सकती है। जाहिर है जो सेंस ऑफ अच्छा स्मेल, साइट एंड क्वालिटी ऑफ फूड है, क्वालिटी ऑफ फूड में बिल्कुल अगर प्रोटीन फूड में बहुत ज्यादा है तो फिर गैस्ट्रिन पैदा करवाएगी। स्मेल और साइट है तो अच्छा। डायरेक्ट ब्रेन से स्टिमुलस आएगा, ब्रेन से। ओए होए, ठीक सही है, है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा? इट कंटेन नंबर 1 म्यूकस, नंबर 2 HCl और नंबर 3 पेप्सिनोजिन। सही है। ठीक है, तीन इसके कंपोनेंट। म्यूकस का क्या फंक्शन है? थिक सिक्रीशन होती है दैट कवर। जी एक जी। टेक्निकल टर्म आपको बता दूं, म्यूकस वर्सेस सीरस। सीरियस, जी जी। सीरस फ्लूइड बेटा वो होता है जो आपके जुबान से निकल रहा होता है, बात अपनी जुबान के नीचे से पानी पानी होता है, ये ज्यादा थिन होता है, पतला सा पानी जुबान के नीचे से निकलता है, जो कि सब लिंगुअल ग्लैंड पैदा करती हैं। हाँ हाँ सर, तो वो सब चीजें उसमें काउंट नहीं होंगी सलाइवा प्रोड्यूसिंग में? ये तीन होता है, देखो ना सलाइवा में तीन चीजें होती हैं, वाटर एंड म्यूकस और बाकी चीजें हैं। तो जो ये सब लिंगुअल ग्लैंड होती है ना, ये ज्यादातर सीरस फ्लूइड पैदा करती हैं, ये म्यूकस भी पैदा नहीं करती हैं, जिसमें ज्यादातर थिन होता है और पानी और प्रोटीन होती हैं।
म्यूकस जो होता है वो थिक होता है और ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है, ये ज्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। अच्छा वो थे क्या, वो थे ना। और सीरस होता है ये ज्यादातर प्रोटीन इन नेचर होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है, तो इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके। तो इट प्रिवेंट द अंडरलाइंग वॉल ऑफ बीइंग डाइजेशन, म्यूकस का मेन फंक्शन ये होता है प्रिवेंट द वॉल ऑफ स्टोमिक या गट फ्रॉम डाइजेशन। क्लियर? जी सर। इसलिए कहते हैं कि नहार पेट कोल्ड ड्रिंक जहर कातल है। दोबारा बोले। नहार पेट कोल्ड हाँ ड्रिंक, रमजान आ रहे हैं, हाँ अवॉइड सर। करें, अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें, ये आपकी पूरी गट का म्यूकस उतार देती हैं, ओह। जिससे आपको अल्सर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी नहार पेट कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, जिसमें कार्बोनेटेड वाटर कोई भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एसिड होता है। हाँ, सही है ठीक है, सही तो है, सब समझ इसलिए आ गया। कोशिश करनी चाहिए। अब व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl, एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके सर। जो HCl का फंक्शन है उसमें इट इज सिक्रेटेड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, ये हमेशा कंसंट्रेटेड फॉर्म में पैदा हो रहा होता है। HCl कंसंट्रेटेड फॉर्म में पैदा होता है, सही है। और इसकी जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है वो कितनी pH होती है HCl की? 2। 2 pH होती है। तो ये इसका पॉइंट आपने याद रखना है कि जो जिसमें कलर चेंज कर रहा था, कौन सा रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। सो इट इज सिक्रेटेड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, और 2 pH इसकी होती है। इसलिए कोई भी अगर सॉलिड चीज भी आपके बिल्कुल कोई इस तरह की चीज जो एसिड में डिजॉल्व हो सकती है तो पेट में चलेगी तो तबाह हो जाएगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। पीच एडजस्ट द pH ऑफ स्टोमिक रेंजिंग फ्रॉम 2 to 3 तक इसने pH को मेंटेन रखना होता है। इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, चूंकि पेप्सिन की ऑप्टिमम pH 2 होती है, तो ये एसिडिक मीडियम, इसका मेन फंक्शन यही होता है टू मेंटेन pH फॉर ऑप्टिमम वर्किंग ऑफ पेप्सिन। बाकी इसके फंक्शन है सॉफ्टन द फूड, क्योंकि एसिड है ना तो फूड को नरम कर देगा, हाँ डिसॉल्व कर देगा, किल मैनी जर्म्स, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सही है एसिडिक एनवायरनमेंट के लिहाज से अडॉप्टेड नहीं है मर जाएंगे। सही है। इसलिए बाल का खुराक बहुत ज्यादा जहरीली हो ना तो वो वॉमिटिंग हो जाती है, अगर थोड़ी कम है तो वो स्टोमिक उसको ठीक कर देता है एसिड खारिज करके, लेकिन अगर पॉइजन अच्छा बहुत ज्यादा होगी, टू मच पॉइजनस, तो उसकी वॉमिटिंग हो जाती है। फिर अच्छा इट अच्छा कन्वर्ट ठीक है। इन एक्टिव पेप्सिनोजिन, एक्टिव पेप्सिन जो ऑलरेडी हम सर एक और डिस्कस, सवाल सर, म्यूकस का मेन फंक्शन आपने क्या बताया था, प्राइमरी फंक्शन क्या था? प्रिवेंट वॉल ऑफ गट फ्रॉम डाइजेशन, हाँ सही है। ठीक है, और प्रोटेक्ट उसके करता है, बाद जो है प्रोटेक्टिव नेचर, वो बाकी स्मूथ बना स्लाइमी देता बना देना। है, हाँ ठीक है। पेप्सिन इट इज एन तीसरा बड़ा कंपोनेंट, एंजाइम सीक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म। आप चैप्टर नंबर बिल्कुल। जब डिस्कस करते हैं बिल्कुल एंजाइम वाला, 3। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जी सर। चैप्टर नंबर 3 है, तो लिखा होता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रोड्यूस इन इनएक्टिव फॉर्म, बिल्कुल सर। और दे आर पैक्ड इनसाइड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ताकि वो क्या करें आपके सेल को, जो कि सेल प्रोटीन, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन ही नेचर होती है, तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम अगर एक्टिव फॉर्म में खारिज हुई तो ये तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके सेल से बाहर आ जाएंगी। ओ तेरी हाँ। ये ऐसे ही है सही जैसे सही। आग को लकड़ी की चीज में पैक करके ले जा रहे हैं, या आप हाँ आग को हाँ अंगार आपने पैक किए हुए किसमें, प्लास्टिक की चीज में, प्लास्टिक के शॉपर में, पॉलीथीन बैग में आपने अंगार डाल के ले जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, जल जाएंगे, निकल जाएंगे। हाँ तो इसलिए सही है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में जिन हालत में पैदा किया जाता है, जैसे पेप्सिन से पेप्सिनोजिन, ट्रिप्सिन से ट्रिप्सिनोजिन, हाँ तो फिर इनको एक ऐसी मेम्ब्रेन के अंदर पैक किया जाता है जिसमें म्यूकस ज्यादा होता है और वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो पेप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड टू पेप्सिन व्हेन एक्सपोज्ड टू एसिडिक मीडियम आर टू सम ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन। तो पेप्सिनोजिन को एक्टिव कौन करता है, HCl, इसको एक्टिव कौन कर रहा होता है, HCl, जी या बिल्कुल। दूसरा पहले से मौजूद पेप्सिन। पेप्सी पेप्सी तो बिल्कुल पेप्सिन बिल्कुल बिल्कुल। हाइड्रोलाइज प्रोटीन टू यील्ड पेप्टॉन एंड पॉलीपेप्टाइड। बेटा प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में क्या फर्क है? हाँ वही मैं देख रहा था, पूछने वाला था अभी। सही बेटा, एक लीनियर
chain of amino acid containing more than 10 amino acid is called polypeptide. हाँ सही है, तो इसके लिए शर्त क्या है? मोर देन 10 अमाइनो 10 होनी एसिड। चाहिए। 10 से कम है सही तो है। वो ओलिगोपेप्टाइड होगी। पॉलीपेप्टाइड ज्यादातर उसके लिए वर्ड ऑलिगोपेप्टाइड, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। सो पॉलीपेप्टाइड किस स्ट्रक्चर में होती है? लीनियर प्राइमरी स्ट्रक्चर में होती है। सही है। जब ये अपनी किस स्ट्रक्चर में चली जाए? कम से कम सेकेंडरी या टर्शरी में तो प्रोटीन बनेगी। अच्छा सही हो गया, सही हो ठीक है? गया। तो चेन तो पहले प्राइमरी बनती है ना, सिंपल चेन बनेगी। बनेगी तो पॉलीपेप्टाइड ही ना। तो हर प्रोटीन शुरू में पॉलीपेप्टाइड होती है, बट हर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं होती है। हाँ सही है, कोई तो पॉलीपेप्टाइड ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड रहती है। बहुत सी हार्मोन है आपकी, वो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में, ये प्रोटीन बनती ही नहीं है। अच्छा सही है। क्लियर? तो पॉलीपेप्टाइड, ऑल प्रोटीन आर इधर फिब्रस आर ग्लोबुलर। प्रोटीन सारी या फिब्रस होगी या ग्लोबुलर। हाँ, फिब्रस ग्लोबुलर, आने के लिए बिल्कुल। उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखना जरूरी है, और ग्लोबुलर आने के लिए टर्शरी रखना जरूरी है। अच्छा, इस पर मैंने बड़ा डिटेल वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको बड़े गौर से सुनना। बड़ा डिटेल लेक्चर है इस पर। मतलब 2 ओके। वीडियोस पर मैंने बड़ी लंबी लंबी बनाई है। नहीं तो पेप्टॉन क्या चीज होगी बेटा? ज्यादातर पॉलीपेप्टाइड इनसॉल्युबल होती है पानी में। इनसॉल्युबल, बिल्कुल सर। अगर मैं आपको देखूं कि एक्चुअली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ने क्या तोड़नी होती है? कौन सी बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ती है। जी जी बेटा अगर उसने एंड से कट किया, बिल्कुल टिप से, तो 1 अमाइनो एसिड निकलेगा। जी सर। अगर 2 अमाइनो एसिड पहले कट लगाए तो कितने अमाइनो एसिड निकलेंगे? डाइपेप्टाइड निकलेगी। हाँ सर। अगर 3 अमाइनो एसिड पहले कट लगा दिया तो क्या निकलेगी? ट्राइपेप्टाइड। ये जो ओलिगोपेप्टाइड होती है ना, ये ओलिगोपेप्टाइड जिसमें चाहे डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, ये सॉल्युबल होती है। हाँ सही है। ठीक है? तो ये जो पार्शियली नहीं होती, पार्शियली। पार्शली या इसको पार्शली सॉल्युबल 100% तो नहीं होती है, प्रोटीन ज्यादातर अवॉइड करती हैं। बट ये जो पार्शल सॉल्युबल जो बन जाती है ना ओलिगोपेप्टाइड की, जो एक मिक्सचर है, इसको पेप्टॉन कहते हैं। इसमें बाज़ का अमीनो एसिड भी होते हैं, बाज़ का इसमें डाइपेप्टाइड होती है, बाज़ का ट्राइपेप्टाइड होती है। तो इस जो एक पार्शली सॉल्युबल, मतलब अगर मैं आसानी से कहूँ तो ऑलिगोपेप्टाइड कह लें हम लोग। जी जी, अगर आसानी के साथ कहूँ तो हाँ पेप्टोन्स इसको, ऑलिगोपेप्टाइड ये है। सॉल्युबल ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं जो कि पेप्टॉन कहलाते हैं इनको। ठीक है? इसमें ज्यादातर डाइपेप्टाइड होते हैं, मोस्टली डाइपेप्टाइड होते हैं। सही है। सो अब प्रोटीन डाइजेस्ट होगी किस में? सारी प्रोटीन कन्वर्ट होगी या पॉलीपेप्टाइड या पेप्टॉन में। पॉलीसैकेराइड, सॉरी पॉलीपेप्टाइड और अपना पेप्टॉन में, पेप्टोन्स। पेप्टॉन में डाइपेप्टाइड भी हो सकते हैं, ट्राइपेप्टाइड या इस तरह की चीजें हो सकती हैं। क्लियर? हाँ, लेकिन कुछ अमीनो एसिड सही भी है। होंगे, अमीनो एसिड मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सही है। ठीक है? अब जो रिमेनिंग सारी प्रोटीन फिर भी डाइजेस्ट नहीं होती, कुछ प्रोटीन बच जाती है, वो आगे डाइजेस्ट होगी। सो सारी ये सिक्रेशन मिक्सअप हो जाती है। तो मसल ऑफ स्टोमिक जो होती हैं, वाल थॉरली मिक्स अप द फूड, वो खुराक को मिक्स करते रहते हैं विद गैस्ट्रिक जूस एंड एवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड वाटरी फ्लूइड कॉल्ड कायम। ये हाईली एसिडिक होता है। हाँ, फिर हम देखते हैं कि जो खुराक डाइजेशन के बाद पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टोमिक रिजल्ट इन अ वाटरी फ्लूइड या सेमी सॉलिड फ्लूइड कॉल्ड कायम। एक छोटा सा सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड इसको कहते हैं फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड कायम। कायम फिर एग्जिट कर जाएगा, स्टोमिक से निकल जाएगा। सर अगर पूछें कि कायमी कंपोजिशन बता दें। कायम के अंदर आपको पार्शली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, किस फॉर्म में? माल्टोज की फॉर्म में। पॉलीसेकेराइड मिलेंगे, सारे कार्बोहाइड्रेट अभी डाइजेस्ट नहीं होंगे, पॉलीसेकेराइड होंगे, डाइसेकेराइड पेप्टाइड्स होंगे, मिलेंगे, पॉलीपेप्टाइड मिलेंगे। पॉलीपेप्टाइड मिलेंगी, प्रोटीन मिलेंगी। यानी हर बला इसमें होगी, हर बला जो आपके जहन में आती है। ठीक है? हर बला इसमें, क्योंकि अभी कंप्लीट डाइजेशन हुई भी नहीं है और आदि हो चुकी है, लिपिड उसी तरह कुछ से नहीं पड़े हुई हुए है। हैं, लिपिड उसी तरह से पड़े हुए हैं, लेकिन लिपिड आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी उनकी डाइजेशन हुई नहीं है। हाँ सर, कायम में अभी भी हो सकता है ना कि एसिड होता है। जी, तो इनकी नेचर एसिडिक होती है। ठीक है? HCl होगा। एसिडिक होती है, सही है। ठीक है? सही है।
अब हम आते हैं एक डिसऑर्डर है जो स्टोमिक से रिलेटेड है, हार्ट बर्न, खट्टे डकार। हाँ 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 सर नहीं। ठीक है, इसको हम हार्ट बर्न या पायरोसिस भी कहते हैं। ठीक, हार्ट बर्न और पायरोसिस, इट इज अ पेनफुल बर्निंग सेंसेशन, वो जलन सी हो जाती है एकदम से, खट्टा डकार से जलन बिल्कुल। होती है। इन द चेस्ट यूजुअली एसोसिएटेड विद द बैक लश ऑफ एस्टिक काइम, वो बाज का अच्छा जो क्या होता है, आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो इनएफिशिएंट हो जाता है, वो क्लोज नहीं हो पाता। वो रिवर्स मार देता है। हाँ, तो कार्डिक स्फिंक्टर इनएफिशिएंट हो गया, तो वो क्लोज नहीं हो पाया, तो वो खट्टा पानी जितना भी स्टोमिक में था वो आपके मुंह में आ गया, एसोफेगस से मुंह में आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब वो कार्डिक, तो एसिडिटी। हाँ, दोनों स्फिंक्टर जो होते हैं वो इनएफिशिएंट है। दिस इज ड्यू टू आवर ईटिंग फैटी फूड। बहुत ज्यादा आप खाना खा रहे हैं, पेट पूरा भरा हुआ, स्टोमिक बेचारा जगह ही नहीं है उसको समाये खुराक को, तो जाहिर है उसमें सिक्रेशन भी होगी, तो वापस पीछे आ जाता है। या फैटी फूड, आप बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खा जाते हैं। लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर अ मील, खाना खाने के फौरन बाद नहीं सोना चाहिए, सुन्नत नबी है, 40 कदम कम से कम वॉक करनी चाहिए। ओह अच्छा तो सही। साइंटिफिक फायदा, कंज्यूमिंग टू मच अल्कोहल, कैफीन या स्मोकिंग, इसकी वजह से हार्ट बर्न होती अच्छा सही हो है। सो गया। लाइफस्टाइल चेंजेस दैट मिनिमाइज द हार्ट बर्न, कैसे हाँ, आप मेरा हार्ट बर्न चीजें को। जो जो करती है उसको रोक लो, है ना। जी जी, तो वेयर लूज क्लोथिंग, यानी क्लोथिंग को आप थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा करना करें। वाइट फूड एंड ड्रिंक ट्रिगर, जो ट्रिगर जितनी भी इस तरह की जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है। स्लीप विथ हेड एंड शोल्डर एलिवेटेड, सर आपका मतलब ज्यादा थोड़ा सा बुलंद होना चाहिए। एंजॉय स्मॉलर मोर फ्रिक्वेंट मील, थोड़ी थोड़ी खुराक लें और छोट बहुत ज्यादा बल्क में ना खाएं। मैनेज योर वेट को कम करें। स्टॉप स्मोकिंग या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। सो ये जो टॉपिक है हमारा विद रेफरेंस टू स्टोमिक वो यहाँ तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर कल हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल हेलो। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और बाकी। तो इन दो, एक हेलो लेक्चर। सर, आवाज आ रही है? जी जी जी। जी सर।